क्या आपको पता है जिस तरीके से लहू हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से वित्त किसी भी व्यवसाय एवं कृषि के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में कार्यरत हूँ और आज वित्त और जोखिम के बारे में बात करूँगा। वित्त क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें यह जानना होगा। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि किसानों को बीज खरीदनी पड़ती है, उन्हें उर्वरक के लिए पैसे चाहिए होते हैं, सिंचाई मशीनरी आदि की खरीद करनी होती है। इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें वित्त की ज़रूरत होती है। तो वो लाएं कहाँ से? तो काफ़ी स्रोत हैं। या तो किसानों के पास अपने खुद के पैसे हों, खुद के पैसे नहीं हैं तो वह रिश्तेदारों के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास भी यदि ना मिले तो वह साहूकार के पास जाता है। साहूकार काफ़ी ज़्यादा ऋण लेता है यह वित्त के लिए। वह व्यापारियों के पास भी जाता है जिन्हें कि अपने अनाज बाद में बेचते हैं। वित्तीय संस्थान हैं जो इन्हें ऋण प्रदान करते हैं। हमारी सरकार है जो भी वित्तीय सहायता किसानों को प्रदान करती है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि एक किसान कितना कमाता है। तो एक SAS हमारा सर्वे होता है जिसको कि अंग्रेजी में सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कहते हैं। 2021 में प्रकाशित SAS में बताया गया कि औसतन एक किसान एक महीने में 10,218 रुपये कमाता है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं इतने कम आय में किसान कैसे सभी चीज़ें खरीद सकता है। इसका मतलब तो यही है कि किसानों को कहीं ना कहीं से ऋण चाहिए। और किसान हमारे यहाँ लगभग 146 मिलियन हैं। उसमें भी यदि देखें तो लघु और सीमांत किसान जिनके पास की लगभग 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, करीब 86.2% से ज़्यादा हैं। लगभग इन किसानों के पास लगभग ज़मीन 1 हेक्टेयर के आसपास है। इन किसानों को तो ऋण की ज़रूरत होगी ही। इसलिए इन्हें ऋण देना, किस तरीके से देना, इन का प्रावधान और प्रबंधन ही वित्तीय इकाइयों का काम होता है। हम जानना चाहेंगे कितने प्रकार के वित्त होते हैं। इसके लिए हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्य के तौर पर, समय के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर। लक्ष्य के तौर पर यदि देखें तो एक उत्पादन ऋण होता है। किसान कुछ उत्पादन कर रहा है, कृषि कर रहा है, तो उसमें उत्पादन के लिए जो भी चीज़ें उसे वित्त की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, वो उत्पादन ऋण कहलाएगा। निवेश ऋण, कहीं कुछ बड़े मशीन खरीदने हो, कुछ निर्माण करना हो, उसके लिए निवेश ऋण की ज़रूरत पड़ती है। विपणन ऋण चाहिए, उसे कुछ खरीदना हो, उसके लिए वो उधार में लेता है। उपभोग ऋण, उसे कुछ खुद से ही उपभोग करना हो, उसे खाने पीने की वस्तुएं खरीदनी हो सकता है कि शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए खरीदना हो, तो उपभोग ऋण कहलाएगा। समय के तौर पर देखें तो अल्पकालीन, यदि करीब 6 महीने से 18 महीने तक के अवधि के लिए यदि ऋण चाहिए तो वह अल्पकालीन ऋण होगा। करीब 1 साल से 5 वर्ष तक के लिए यदि ऋण की ज़रूरत हो तो उसे मध्यम अवधि के ऋण में हम रख सकते हैं। यदि काफ़ी लंबे समय के लिए चाहिए, बड़े जैसे ट्रैक्टर के लिए किसान को ऋण चाहिए, तो उसे लंबी अवधि के ऋण के लिए हम इसे रख सकते हैं। सुरक्षा के तौर पर यदि देखा जाए तो सुरक्षित और असुरक्षित ऋण होता है। सुरक्षित ऋण का मतलब यह हुआ कि किसान अपने कुछ चीज़ें संस्थान को गिरवी के तहत दे देता है,
जिससे कि संस्थान उसे ऋण देगा, क्योंकि संस्थान को गिरवी के तौर पर कुछ या तो ज़मीन मिल गई हो या मकान मिल गया हो या फिर किसी के ट्रैक्टर या कुछ मशीन मिल गए हों, तो ऋण थोड़े से सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। यदि असुरक्षित ऋण है तो किसानों को थोड़ा ज़्यादा दर पर ऋण मिलता है। सभी के अपने अपने फ़ायदे एवं नुकसान हैं। किसान अपनी स्थिति के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार ऋण लेता है। तो यदि देखें तो हमारे इस देश में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। कमियों की बात करें तो छोटे और लघु और सीमांत किसान तक ऋण पहुँच पाना ये अभी भी संभव नहीं हो पाया है, काफ़ी कम है। तो यहाँ सुधार की गुंजाइश दिखती है। कुछ पुराने जो भी हमारे पास शोध किए गए कार्य के हमारे पास हम प्रकाशित उपलब्धियाँ देखते हैं, स्रोतों से देखते हैं, तो पता चलता है कि करीब 30% किसानों को अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेना पड़ा है। 30%, एक बड़ी मात्रा में किसानों को अनौपचारिक स्रोतों से, यानी कि जो हमारे बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उनसे उन्होंने उधार नहीं लिया, ऋण नहीं लिया। और 10% जो हैं वो उधार लेने के बाद, औपचारिक स्रोतों से उधार लेने के बाद भी अनौपचारिक स्रोतों से लिया, क्योंकि औपचारिक स्रोत से जो ऋण उन्होंने लिया था वह पर्याप्त नहीं था। तो यह जानना हमें ज़रूरी होगा कि कैसे इस कृषि क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिया जा सके, छोटे और सीमांत किसानों को ऋण मिल सके। सरकार ने इस पर कुछ काम किए हैं। इसी के क्षेत्र में सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण नामक एक, चूँकि कृषि क्षेत्र को ऋण की ज़रूरत है, छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण की ज़रूरत है, इसलिए सरकार ने कृषि एवं कई अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को नामांकित किया है, जिन्हें कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दी जा सके एवं उन्हें ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। इन्हें हम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण कहते हैं। इसमें कृषि के अलावा काफ़ी अलग अलग क्षेत्र भी आते हैं, जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, सामाजिक अवसंरचना ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा एवं कई अन्य प्रकार के ऋण। तो ये सभी ऋण हैं जिन्हें कि सरकार ने चिन्हित किया है। इन्हें अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि वित्तीय संस्थान इन्हें ऋण नहीं दे सके तो उन्हें पैसे, जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ उन्हें निवेश करना होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का ये सभी चीज़ें बढ़ें। ANBC बोला जाता है जो बैंक ऋण देते हैं। कुल ऋण किसी एक बैंक ने जो कुल ऋण दिया है उसका 18% कृषि को ऋण जाना चाहिए, और उस 18% में भी देखा जाए तो छोटे और सीमांत किसानों को 10% ऋण जाना चाहिए। यदि नहीं जाता है तो जैसे मैंने कहा, इन वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश करना होगा। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वित्तीय संस्थान हैं। तो सबसे पहले नाम आता है भारतीय रिजर्व बैंक का। यह सबसे ऊपर है, सभी वित्तीय संस्थानों को यह कंट्रोल करता है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अलग किया एक नई संस्था बनाई गई जिसे नाबार्ड कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह पूरी तरह से पहले यह RBI के अंतर्गत ही आती थी, लेकिन बाद में अलग कर दिया गया और इनका पूर्ण रूप से ध्यान सिर्फ ग्रामीण एवं कृषि के तरफ है। हमारे देश में वाणिज्यिक बैंक भी हैं जो कि RBI के शेड्यूल 2 में चिन्हित हैं। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो कि 12 हैं आज के डेट में देखें तो। निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं, 21 बैंक हैं जो कि निजी क्षेत्र में हैं। लघु वित्त बैंक हैं जो कि 12 हैं। इनका जन्म हाल ही में हुआ है लघु वित्त बैंक का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, पूर्णतः ग्रामीण बैंकों के विकास में ध्यान देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था। आज के दिन यह 43 हैं। विदेशी बैंक भी हैं हमारे देश में, 45 हैं। इनका देखा जाए तो उद्देश्य ग्रामीण के तरफ नहीं है। यदि इनकी शाखाएं ज़्यादा हैं तब इन्हें कुछ ग्रामीण क्षेत्र में निवेश की ज़रूरत होती है, नहीं तो इन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लिए से बाहर रखा गया है। भुगतान बैंक हैं जिनसे कि ऋण नहीं मिलता है। ये हम आजकल हमारा देश काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचलन हो गया है भुगतान बैंक का। 4 बैंक हैं हमारे आज के दिन। इसके अलावा सहकारी बैंक हैं, NBFCs हैं। इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कहा जाता है। इन्हें भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये जहां बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी बड़ी हमारी आबादी है, तो इनका भी कहीं ना कहीं काम है। तो इसे देखते हुए NBFC या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को लाया गया। MFIs हैं, इन्हें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जहां छोटे लोन की ज़रूरत होती है, ऋण की ज़रूरत होती है। बैंकों के लिए काफ़ी महंगी हो जाती है छोटे ऋण देने के लिए, वहाँ MFIs की ज़रूरत होती है और वह कर रहे हैं। तो हम एक एक करके सभी संस्थाओं को देखें। तो पहला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह RBI से अलग होकर बना 1982 में। 1982 से पहले यह भारतीय रिजर्व बैंक के एक शाखा के रूप में था। 1942 में यह अस्तित्व में आया। मुंबई में इसका प्रधान कार्यालय है। हमें जानना होगा कि नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक करता क्या क्या है। तो पहला कार्य इसका आर्थिक कार्य है, जिसमें कि यह बैंकों को पुनर्वित्त करता है। जिन बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, उन्हें यह ऋण प्रदान करता है, ताकि वो बैंक फिर किसानों या फिर ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करें। किसान निर्माता संगठन और FPO को भी यह ऋण प्रदान करता है। विपणन संघों को ऋण प्रदान करता है। एवं जैसा कि मैंने कहा था, यदि कोई बैंक ऋण देने में कमी करता है 10%, 18% जो मैंने पहले कहा था, तो उसे RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसे कहा जाता है, वहाँ इसे निवेश करना होगा ताकि ग्रामीण बैंकों का विकास हो सके। दूसरा कार्य इसका पर्यवेक्षण का है, जिसमें कि यह सहकारी बैंकों RRB का निरीक्षण करता है। यह देखता है कि पैसे का सदुपयोग हो रहा है। विकास कार्य भी नाबार्ड करता है। RRB और सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए नीतियां बनाता है और कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी पहल है। जैसे कि इसके पास कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि है, जिससे कि वह कृषि क्षेत्र में ऋण या फिर किसी तरीके का योगदान दे सके। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के लिए पहल करता है। जनजातीय विकास निधि के लिए प्रदान करता है। और इसके पास एक निधि जो कि उत्पादक संगठन विकास के नाम से जाना जाता है, जिससे कि वह किसान निर्माता संगठन को विकसित करने के लिए उपयोग करता है। और सभी बैंकों के बारे में तो हमने देख लिया है। NBFC और MFIs ये हैं क्या? जैसा कि मैंने कहा कि बैंक सभी जगह नहीं पहुंच पाए हैं ऋण देने के लिए, तो NBFCs और MFIs का वहाँ योगदान जरूरी हो जाता है। NBFC आदान आपूर्ति, मशीनीकरण, ऑन फार्म सिंचाई, प्राथमिक मूल्यवर्धन और उपज के विपणन और किसान उत्पादक संगठनों जो कि FPO के नाम से जाना जाता है के वित्त पोषण में लगी हुई हैं। उन्हें यह ऋण प्रदान करते हैं। अचल संपत्ति को संपार्थिक और कस्टम निर्मित क्रेडिट उत्पादों के रूप में दूर जाने की उनकी इच्छा के परिणाम स्वरूप बेहतर क्रेडिट गुणवत्ता हुई है, ये हमें मानना होगा। यह भी हमें जानना होगा कि MFIs क्या कुछ सीमा है ऋण की? तो हाँ, यह अब बढ़ गई है। अभी 1,25,000 तक यदि ऋण दी जाती है तो उसे MFI के अंतर्गत माना जाता है।
1.25 लाख तक यदि ऋण दी गई हो तो उसे MFIs कहते हैं। अब देखते हैं ये किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में सरकार ने लाया था। उसका उद्देश्य था कि किसानों को समय पर ऋण मिल सके। किस किस चीज़ों के लिए ऋण चाहिए होती है किसानों को, वह किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराता है। हम इसे देख लें तो किसानों को फसलों की खेती के लिए अल्पकालीन ऋण आवश्यकता होती है। अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। फसल की कटाई के बाद जो खर्चे होते हैं उसके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से मदद ली जा सकती है। विपणन ऋण का उत्पादन, किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताएं होती हैं, कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों को रख रखाव के लिए ज़रूरत होती है। इवन कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए किसानों को यदि समय पर ऋण मिल सके तो यह काफ़ी अच्छा होगा, और इसी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया था। इसकी वैधता 3 वर्ष की होती है। यदि किसान समय पर ऋण का भुगतान कर देता है तो इसे किसानों को कुछ सब्सिडी भी मिल जाती है। जैसा कि अभी 7% ये ऋण का ब्याज दर चल रहा है, तो 3% का सरकार सब्सिडी देती है, तो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा हमारे सरकार ने एक नई PM किसान योजना लागू की, जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक जिन किसानों के पास ज़मीन है, छोटे एवं सीमांत किसान, उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। 3 किस्तों में यह 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है उन्हें। क्या क्या बाधाएं आती हैं छोटे और सीमांत किसानों को ये सभी वित्तीय पोषण प्रदान करने में? तो एक है हमारे यहाँ किसानों के भूमि जोत के आकार में गिरावट होना। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे यहाँ 86% से ज़्यादा किसान छोटे एवं सीमांत किसान हैं। तो जब आकार छोटी हो जा रही है तो उन्हें कृषि में उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा है। उन्हें ज़्यादा कृषि उत्पादन ज़्यादा महंगी पड़ रही है। हमारे किसान सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं सभी चीज़ें। इसके चलते भी किसानों को वित्त प्रदान करने में कठिनाइयाँ आती हैं। जो बटाईदार किसान हैं उनके पास चूँकि ज़मीन नहीं है तो वित्तीय संस्थानों को ऋण देने में काफ़ी दिक्कत होती है। और एक धारणा भी बनी हुई है कि किसान ऋण लेने के बाद चुकाते नहीं हैं, जो कि गलत धारणा है। मैं बता दूं, यह धारणा गलत है, परंतु यह धारणा बनी हुई है जिसके चलते कि छोटे एवं सीमांत किसानों को दिक्कत हो रही है। तो क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या रणनीतियां हैं इन छोटे एवं सीमांत किसानों के वित्त पोषण के लिए? हमारे यदि देखें तो नाबार्ड के पास PODF एक फंड है, विकास निधि है, जिससे कि उन्हें ऋण दी जा सकती है। नाबार्ड में इसके अलावा प्रोड्यूस फंड बोलते हैं, उत्पाद फंड, यह भी उपलब्ध है। इस तरीके की यदि हम कुछ रणनीतियाँ बनाएं, कुछ निधि बनाएं जो कि सिर्फ किसानों के लिए हो तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। संयुक्त देयता समूह बनाया जाए। संयुक्त देयता समूह इसलिए कि छोटे एवं सीमांत किसानों के पास, जैसे मैंने पहले बोला था, सुरक्षित ऋण नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता है। तो संयुक्त देयता समूह बनाया जाए तो ये सभी वित्तीय संस्थाएं उन्हें ऋण दे सकती हैं। भूमि पट्टा बाजार हो तो जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है, बटाईदार किसान हैं, उन्हें भी
इस तरीके की ऋण मिल सकती हैं। और भूमि का रिकॉर्ड तो ज़रूरी है। डिजिटलीकरण जिस तरीके से हो रहा है, जितनी जल्दी हो जाए और इसकी उपयोगिता हमें पता चलेगी किसानों को ऋण देने में। तो ऋण देने के लिए तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया। जोखिम क्या क्या है कृषि संबंधित? जोखिम हम बोलते हैं जो भी खतरे में डालने वाले कार्य हों, कितनी संभावना है तो वो जोखिम होंगे। कितना नुकसान होगा, कितनी हानि होगी, ये सभी जोखिम होंगे। तो जोखिम के प्रकार क्या क्या हैं? एक उत्पादन जोखिम होता है, मूल्य या बाजार जोखिम, वित्तीय और ऋण जोखिम, संस्थागत जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम और व्यक्तिगत जोखिम। ये सभी जोखिम के प्रकार हैं। तो जोखिमों को दूर करने के लिए हमारे पास बीमा योजनाएं हैं। काफ़ी वर्षों से भारत में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिससे कि फसल बीमा करवाई जा सके। 1985 से देखें तो एक या दूसरे रूप में फसल बीमा योजनाएं चलती रही हैं। अभी हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। पहले की योजनाओं से यदि तुलना करें तो अब यह योजना सभी किसानों के लिए लागू है। कोई भी किसान, यदि किसी किसान ने ऋण नहीं भी लिया है तो वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ सकता है। और इसमें प्रीमियम जो कि बीमा के लिए देना होता है सभी को एक समान कर दिया गया है। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित की गई हैं। जोखिम के कवरेज को देखें तो जो भी बुवाई या रोपण या फिर अंकुरण के समय में जो भी जोखिम हो, खड़ी फसल के लिए जो भी जोखिम हो, कटाई के बाद भी यदि कुछ जोखिम हो 2 सप्ताह तक की अवधि तक के लिए, या फिर जंगली जानवरों के हमले के कारण यदि हो रही हो, तो इन सभी जोखिमों से इस बीमा ली जा सकती है। इस तरीके से हमने आज देखा कि क्या क्या वित्तीय चीज़ें हैं और क्या क्या जोखिम भारतीय किसानों के लिए हैं। धन्यवाद।